बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन में तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विपक्ष ने किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान और मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा और ये बड़ी खबर आपके सामने, विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया गया है, घोषित हो चुका है और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर लंबा मंथन किया और उसके बाद मार्गरेट अल्वा का नाम सामने रखा है। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा और अब नाम फाइनल है। इनका मुकाबला होगा एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ। कल एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। तस्वीर भी दो आपको दिखा रहे हैं। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, तो वहीं जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के। और इसी पर हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, बहुत मंथन विपक्षी दलों में भी देखने को मिला, विपक्ष ने भी खूब मंथन किया, उसके बाद मार्गरेट अल्वा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मार्गरेट अल्वा जो है वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड और राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से कल बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, इसके बाद विपक्ष ने पहले से रणनीति बना के रखी थी कि वो भी अपना एक उम्मीदवार एक रूप से घोषित करेगा। इसके बाद अगर आज बात करें तो तमाम सारे बड़े नेताओं ने शरद पवार के घर पे एक बैठक भी की थी, जिसमें संसद सत्र में आगे किस तरीके से विपक्ष की भूमिका हो और इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे विपक्ष बढ़े। इसके बाद ये निर्णय हुआ है कि मार्गरेट अल्वा को विपक्ष अपना अब संयुक्त उम्मीदवार बना रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो मार्गरेट अल्वा कर्नाटका की रहने वाली, मैंगलोर की रहने वाली और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही है। कई बार वो सांसद रह चुकी है। केंद्र में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुकी है और राजस्थान उत्तराखंड की गवर्नर भी रह चुकी है। तो विपक्ष ने अब उनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर संख्या बल की अगर बात करें तो संख्या बल पूरी तरीके से अभी भी एनडीए के पक्ष में है। यानी कि जब निर्णय आएंगे तो एनडीए के पक्ष में ही नतीजे आएंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए कल मतदान होने हैं, उसके बाद राष्ट्रपति पद के भी जो मतदान के बाद जो निर्णय है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े इनके पास है। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को इसके लिए मतदान होना है, तो आंकड़े पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। और जाहिर तौर पर बात है कि जीत जगदीप धनखड़ की होनी है। लेकिन विपक्ष इस वक्त अगर बात करें तो खासतौर से बीजेपी को किसी भी चीज में खुली चुनौती दे रहा है। कहीं भी जो है बीजेपी के लिए इंतजार नहीं छोड़ रहा है, हर जगह बीजेपी से लड़ता हुआ दिखना चाह रहा है और यही कड़ा है कि उपराष्ट्रपति के लिए भी मार्गरेट अल्वा को नाम घोषित किया गया है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी को एनडीए को टक्कर है और कहीं पर भी विपक्ष बिल्कुल भी जरा भी देरी नहीं कर रहा। नाम सामने है, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा है विपक्ष की तरफ से और कल ही एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया, नाम का ऐलान किया। और जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले और पश्चिम बंगाल के इस वक्त में राज्यपाल हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का अनाउंसमेंट कल कर दिया गया एनडीए की तरफ से और मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं जो कि टक्कर देंगी जगदीप धनखड़ को। जो आंकड़े बताते हैं, जो डेटा बताते हैं, उसमें एनडीए का जो पक्ष है वो मजबूत होता है। जगदीप धनखड़ मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब मार्गरेट अल्वा कितना उनको टक्कर दे पाती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत सीनियर वो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की और 4 राज्यों की राज्यपाल वो रही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। उनके कद को देखते हुए विपक्ष ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है और उनके नाम का ऐलान किया एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। देखिए कौन है, जान लीजिए। 2009-2012 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही, कांग्रेस नेता हैं और पेशे से वकील हैं अल्वा, ये भी आप जानिए। और 2009 से 12 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल वो रही हैं, ये जानकारी। 1974 से 2004 तक 5 दफा सांसद रही हैं अल्वा और 4 राज्यों की राज्यपाल वो रह चुकी हैं और साथ ही साथ गोवा, गुजरात, उत्तराखंड की भी राज्यपाल वो रही हैं, जैसे कि जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर वो लीडर हैं और पेशे से वो एक वकील हैं। ये पूरी जानकारी, राजस्थान से भी इनका ताल्लुक है। 2009 से 12 तक वो पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की रही हैं। उसके अलावा गुजरात, गोवा और उत्तराखंड की भी वो राज्यपाल रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है कल और वोट सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग होगी। लखनऊ में मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले आज लोक भवन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मॉक ड्रिल
किया गया। इसमें बीजेपी के साथ सहयोगी दल निषाद पार्टी के भी विधायक शामिल हुए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के विधायकों के एक वोट की वैल्यू देश में सबसे ज्यादा है और इसलिए वोट डालने में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है विधायकों को। राष्ट्रपति चुनाव प्रेफरेंशियल चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है और कैसे वोट दिया जाता है, ये ट्रेनिंग आज दी गई। बीजेपी के जो विधायक थे वो थे, इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी के, उनके विधायक पहुंचे थे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद में। डॉक्टर साहब, ये आपके विधायक आए, ट्रेनिंग आज दी गई। बीजेपी की कोशिश है, आपकी भी कोशिश है कि एक भी वोट खराब ना हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी, योगी जी को, उन्होंने हम लोगों को साथ रखा। और पहली बार है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी पार्टी को 11 विधायक जो हमारे 6 अपने सिंबल से 5 भारतीय जनता पार्टी के, उनको तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से 2 चीज़ें, एक जीत मिलती है और सीख मिलती है। और आज ये सीखने का अवसर मिला और मानव का स्वभाव है गलती करना, गलती न हो इसके लिए जो आज का मॉकड्रिल था कल से आज तक, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया लोगों को सिखाकर कि उत्तर प्रदेश का एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट जो है असम के पूरे राज्य के बराबर है, इसलिए हमारा एक वोट बहुत मायने रखता है कि इसलिए यहाँ का एक 100% वोटिंग हो और 100% वैलिड वोटिंग हो, इसके लिए है। और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की अग्रिम बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद। और एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है, जो जाट समाज से आते हैं। राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं। तो बीजेपी इस तरीके से जैसे उम्मीदवार बना रही है, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी की एक सिद्धांत है, निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति के जीवन में उदय हो और गरीब जो है निर्बल सबल हो जाए। ऐसे में पिछली सरकारें पिछड़ों और दलितों के नाम पर केवल राजनीति की, उन्हें नेतृत्व का अवसर नहीं दिया। उन्हें न तो मतलब आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, और देखिएगा आप दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे पिछले हों, इस बार एक महिला को, निचले आदिवासी को लाया और उन्होंने एक महिला को लाया, और फिर आज के दिन में जो धनखड़ जी को लाया, वो भी मैं बधाई देता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों को अवसर दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की जो महत्ता है उसे कायम कर रहे हैं। आपने कहा बीजेपी के साथ आना जीत की गारंटी है, तो ओम प्रकाश राजभर जी को क्या कहेंगे? वो अभी तो इस इलेक्शन में आ रहे हैं साथ में, लेकिन अभी आगे के लिए बातचीत नहीं हो रही क्या उनसे? उनको कहेंगे आए साथ में? अब निश्चित रूप से बड़े भाई को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि धीरे धीरे सद्बुद्धि आ रही है और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में उन्हें उस लायक बनाया, फिर से वो इस लायक को आवे। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही कहती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्हें आना चाहिए और आकर सही ढंग से और रहकर अपने समाज में सत्ता सुख देती है, सत्ता न्याय देती है, सुरक्षा देती है, तो निश्चित रूप से अपने समाज को देने में कामयाब होंगे। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, भी गंगा लखनऊ। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि इस चुनाव में वोट देते समय प्रिकॉशन बहुत जरूरी है और इसलिए बार बार विधायकों की ट्रेनिंग का जो सेशन है वो आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, बीजेपी के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर और संसदीय कार्य मंत्री, लंबा एक्सपीरियंस है, सुरेश खन्ना जी हमारे साथ है। सर, कल भी ट्रेनिंग हुई, आज भी ट्रेनिंग हुई, चुनाव क्या बहुत टिपिकल चुनाव होता है? देखिए, ऐसा है, सावधानी बरतना, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिकॉशन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना। तो आज भी सहयोगी दल के लोग थे, कल भी सारे जी। कल के लिए क्या निर्देश दिए गए विधायकों? कल वोट डालना है और कितने बजे सबको बुलाया गया? सबको बुलाया गया 10 बजे, 10 से 5 तक वोटिंग होगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रिकॉशन ले रही है, यानी बीजेपी प्रिकॉशन ले रही है, एक वोट ना खराब होने पाए, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की जितनी वैल्यू है, सिक्किम के सारे विधायकों के वोट की वैल्यू मिला के उतना है। और इसीलिए बीजेपी उसने ये सेशन किया, 2 दिनों तक मॉक पोल किया, खुद उनकी पार्टी के विधायक आए, सहयोगी दलों के विधायक आए और सब इस मॉक पोल या हम कहें ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, भी गंगा लखनऊ। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कल विधानसभा में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान होना है और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया की मॉक ड्रिल हुई, जिसमें भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड से बसपा के 2
और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। भाजपा की बैठक में दोनों निर्दलीय विधायक संजय डोभाल और उमेश कुमार भी शामिल हुए। वहीं बसपा के दोनों विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस अभियान को लिया है। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी वोट रद्द हुए थे या डालने में त्रुटि हुई थी। इसमें त्रुटि ना हो इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अपने सारे विधायकों को और सांसद गणों को इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से, और कार्यशाला कल हमारी हुई थी, आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजारा। हमने महामहिम राष्ट्रपति के लिए माननीय मुर्मू जी को पूरा समर्थन है। प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, इसलिए हमने एक जनजातीय महिला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है महामहिम का। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बने और हमारा उनको पूरा समर्थन है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसे लेकर भाजपा कार्यालय पर विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया और इस पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंत्रा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इससे पहले भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इससे पहले आज मॉक ड्रिल भी की गई भाजपा प्रदेश मुख्यालय में, जहां पर मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद रहे, भाजपा के तमाम विधायक रहे और पूरी तरीके से किस तरीके से मतदान की पूरी प्रक्रिया होनी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह भी कहा कि पिछली बार कई जगह कुछ चूक भी रह गई थी, कुछ त्रुटियां हुई थी, तो इस बार ऐसा ना हो। इसी वजह से प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। खास बात यह रही कि 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायकों ने भी एनडीए को समर्थन दिया है, तो वो भी कल एनडीए के पक्ष में अपना वोट करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। किस तरीके की आप लोगों की तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सावधानी के साथ पिछले अनुभवों को देखते हुए कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मत खराब न हो, यदि मत गलत रूप में न पड़े, इसके लिए पार्टी ने इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया है और सभी मान्य विधायकों द्वारा आज जो है तो उस कार्यशाला में भाग लिया गया। और निश्चित रूप से जो मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं उनको उत्तराखंड राज्य से सही ढंग से वोट पड़े और जो पार्टी की अपेक्षा है, और जिसमें 2 बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी हैं और 2 निर्दलीय विधायक भी हैं, उन सबके समर्थन से भी जो वोटें हैं वो उनको पड़े और निश्चित रूप से सही ढंग से वोट का इस्तेमाल हो, वोट किसी भी तरह से गलत ना हो, इसके लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं और उसको लेकर पहले पूरी तैयारियां आज जो है उनको अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में जो निर्दलीय विधायक खानपुर से हैं उमेश कुमार और इसके साथ ही संजय डोभाल ने अपना समर्थन दिया, साथ ही 2 बसपा के विधायकों का भी समर्थन एनडीए को मिल चुका है। ऐसे में ये भी कहा गया है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री, कि इस वक्त इस समर्थन में कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है। मेरठ में पुलिस ने अवैध कसीनो पर छापेमारी की और 43 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है और इनमें नेपाल समेत कई जगह की 9 युवतियां शामिल हैं। छापेमारी के दौरान गुजरात के एक हीरा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी है। दिल्ली और देहरादून से कई लोग पार्टी करने के लिए आए हुए थे और छापेमारी में लाखों रुपए कैश, मोबाइल फोन, लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 43 युवक युवतियों को पकड़ा गया है। अवैध कसीनो पर छापेमारी हुई, वहां से
कहा यह जा रहा है कि दिल्ली देहरादून से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको भी पकड़ा गया और अलग अलग राज्यों से युवतियां यहाँ पर बुलाई गई थी उनको भी पकड़ा गया है और कैश, मोबाइल फोन, कई लग्जरी गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से वहां पर हड़कंप मचा इस छापेमारी से वो आप समझ सकते हैं। इधर पूरे मामले में एसपी क्राइम अमित कुमार ने कहा कि पार्टियां सोशल मीडिया के सहारे करवाई जाती थी। जब रेड करने पे वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जुआ उस समय चल रहा था और मौके से करीबन 43 टोटल लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 9 महिलाएं हैं। जो पकड़े गए हैं व्यक्ति उनमें कुछ गुजरात के, कुछ दिल्ली के, उत्तराखंड के, हरियाणा के और गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। महिलाओं में से 6 महिलाएं नेपाल की मूलतः रहने वाली हैं, जो भी गोवा में क्लब में काम कर रही हैं। इनको गिरफ्तार करने पर इनके पास से कुल 7.5 लाख के करीब पैसा बरामद हुआ है और इनकी गाड़ियां, इनके मोबाइल और अन्य जुआ खेलने के सामान जैसे चिप्स और प्लेइंग कार्ड्स ये सब बरामद हुए। अच्छा सर, इनके जो मॉडल्स ऑपरेंडी था किस तरीके से कराते थे, कैसे सिंडिकेट? ये जो इसमें मास्टरमाइंड है, ये जैसे ऑनलाइन 3 पत्ती गेम एक चलता है, उसी तरह से ये लोग भी अपने एक क्लोज ग्रुप में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को बताते थे कि हम गेम ऑर्गेनाइज़ करेंगे आकर अलग अलग रिजॉर्ट में, और ये अलग अलग जगह पर जैसे देहरादून या गुजरात में कहीं या हरियाणा में ये रिजॉर्ट बुक कराकर वहाँ पर इन लोगों को बुलाकर गेम खिलाते थे। उसमें जो गेम पूरी रात चलता था, जितना भी अमाउंट का फाइनल उसमें टैली होता था, उसका ये 5% बतौर उसमें अपने पास रखते थे कमीशन का खिलाने का। और रिजॉर्ट को ये बुक कराते थे, ऐसी जगह कराते थे जहाँ पब्लिक की डायरेक्ट नज़र ना पड़े, ऐसी जगह पे हो कि जहाँ आराम से गाड़ियाँ इनकी खड़ी हो जाएं, और फिर पूरी रात वहाँ पर पार्टी के नाम पे जैसे शराब भी पिलाते थे, डांस का, म्यूज़िक का प्रोग्राम रखते थे और साथ में उनका खाने और पीने का इंतजाम करता था। जो कसिनो चल रहा था उसमें मेरठ पुलिस ने एक से बढ़कर एक खुलासे यहाँ पर किए हैं। एक तस्वीर आप देखिए कि ये वो लोग आरोपी हैं कि जिनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस यहाँ लेकर आई है। ये तमाम आरोपी हैं। अब इनको यहाँ पूछताछ करने के बाद और पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इनको यहाँ से भेजा जा रहा है। इस मामले में जो 3 बड़े मास्टरमाइंड हैं उनके नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 2 दिल्ली के और 1 देहरादून का रहने वाला है। और वो जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पुलिस की जीप में बैठे हुए। देखिए, चूंकि काम ऐसा था, अब ये लोग यहाँ पर मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा कैमरे को पास ले जाएं और पास ले जाकर दिखाएं। देखिए, ये लोग हैं जो आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं। पूरा एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट था वो यहाँ पर काम कर रहा था। मेरठ पुलिस और एसओजी का ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एक गुड वर्क है, एक बड़ा गुड वर्क है। आप देखिए, वो लोग हैं और जो युवतियां बताई जा रही हैं उनमें से जो 6 युवतियां हैं वो नेपाल की हैं। गोवा क्लब में ये युवतियां काम करती थी और उसके बाद इस सिंडिकेट का ये हिस्सा बनी और उसके बाद उनको यहाँ मेरठ लाया गया था और मेरठ में यहाँ पर पार्टी चली और उसके बाद जो कैसीनो है वो भी खेला गया। 7.5 लाख रुपए यहाँ पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था वो कई करोड़ रुपए का था और उसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। 51 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और 12 लग्जरी गाड़ियां हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो सके उस आधार से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। अब आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जिला अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे का शव लेकर भटकता हुआ दिखाई दिया क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली। बेटे की मौत से बदहवास ये मजबूर पिता ने जब एम्बुलेंस में शव को रखा तो उसे ये कहकर नीचे उतार दिया गया कि एम्बुलेंस प्राइवेट है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जिला अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल होगा तो बाकी अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि घर तक चलने के लिए इस मजबूर पिता से पैसे की भी मांग की गई। पर भी ले गए थे, उसका चेकअप करवाया, एक्सरा करवाया। बाद में महसूस हुआ कि उसको फोड़ा हो गया, उसका पूरा शरीर पहले लाल पड़ गया था। इसके बाद हम लोग ये हुआ कि इसका ये सूझ रहा है। हम लोगों को अब अंदरूनी काम हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग तो परामर्श डॉक्टरों से लेंगे। तो हम लोग ले गए डॉक्टर मंजनपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए पैसा मांग और हम लोगों ने पैसा भी दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी
और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएम साहब से उसकी आख्या लूंगा, उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर कौशाम्बी में बिल ज्यादा आने की वजह से हाई टेंशन लाइन पर युवक चढ़ा। 8,000 से ज्यादा बिजली का बिल उसका आ गया था और सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था। लाइट नहीं होने से टल गया बड़ा हादसा। आप सोचिए, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अगर लाइट होती तो जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से जान बच गई। बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन बिल ज्यादा आ गया था। 8,000 से ज्यादा का बिल आया, जिसके बाद से गुस्से में आकर के इस तरीके से हाई टेंशन तार पर युवक जा चढ़ा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी, समझाया गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवक को उतारने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। ये कहा जा रहा है हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा युवक नाराज है। बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लिया था और लाइट नहीं, और इसी वजह से जान बची। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मौके पर जाल लाया गया है ताकि युवक नीचे गिरे तो उसको जाल के माध्यम से बचाया जा सके, नीचे कूदे तो जाल में वो फंसे। और आसपास लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।